नमस्कार दोस्तों। आज आप सबके लिए हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला लाने वाले हैं आज से। और यहाँ आज हमारे पास प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ वीडियो होने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आपके जितने भी पीसीएस से लेके राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से लेते हुए जहाँ तक भी आप सरकारी एग्जाम देने जाएंगे, हर जगह ये प्रश्न ये तथ्य आपके काम आने वाले हैं। मैं प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या भी दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। इसके अलावा क्योंकि हमारा मेन टारगेट अभी इस पे पीसीएस का है कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं 2019 से लेकर 2022 तक, यहाँ हम देखने वाले हैं किस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसे बदल रही है। इसके अलावा सबसे जो खास बात है वो यहाँ ये देखने की जरूरत है कि इस पोर्शन का यानी कि इतिहास में भी प्राचीन इतिहास का कितना बड़ा योगदान है आपके प्रारंभिक परीक्षा में या आपके सफलता में। हमारे पास 150 प्रश्न होते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। इस 150 प्रश्न में लगभग 20 से लेके 22 प्रश्न आपके प्राचीन इतिहास से आ रहे हैं, मतलब पूरे इतिहास से आ रहे हैं 20 से 22 प्रश्न। अब इन 20-22 प्रश्नों में से आप अगर सामान्य रूप से देखें तो लगभग 5 से लेके 10 प्रश्न केवल और केवल प्राचीन इतिहास से होते हैं। 5 से 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास से आ रहे हैं। हालांकि 2019 एक ऐसा वर्ष रहा जहां पर प्राचीन इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं आया है, लेकिन एक साल अगर किसी प्रकार का परिवर्तन देखा जा रहा है तो हम उसे ट्रेंड नहीं मान सकते। जब वह लगातार उस प्रकार का परिवर्तन हमें परीक्षा में दिखता रहे तो हम मानेंगे कि आयोग इस तरह का ट्रेंड पे चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये सामान्य हमें देखने में आ रहा है कि हमें 5 से 10 प्रश्नों को इतिहास के प्राचीन इतिहास के हिस्से से कवर करना है। तो यहाँ पर हम आपको जो भी पिछले सालों का लगभग आपको 10-12 सालों का हम प्रश्न लेके आएंगे व्याख्या के साथ। उसके अलावा जो प्रश्न आएंगे हम आपको बताते चलेंगे किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, आपको अपनी अध्ययन सामग्री में किस तरह का परिवर्तन करना है, जिससे कि आप इन 5 से 10 प्रश्नों को लगभग नहीं कुछ अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं तो 8 प्रश्न आप हल कर पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसमें से किसे कहा गया है? हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वाकाटक, दूसरा विकल्प है इक्ष्वाकु, तीसरा है शक और चौथा है खारवेल। हमारा जो सही विकल्प है यहाँ पर बी है। और इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो इक्ष्वाकु वंश जो है शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया, श्री पर्वत का शासक। आंध्र भृत्य, आंध्रों का नौकर भी कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, उनके पतन के बाद स्वतंत्र हो गए। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आप देखेंगे कि सामान्यतः क्या देखा जाता है, एक ट्रेंड रहता है हमेशा से। आप मध्यकाल से उठा के अगर देखेंगे, मध्यकाल में चीजें ज्यादा देखने को आई हैं और जो है कहा जाए तो पूर्व मध्यकाल के कुछ हिस्से में ये चीजें कम देखने को मिली थी। जब क्या होता था कि एक राजा होता था और उस राजा के अंतर्गत बहुत सारे सामंत होते थे। उस राजा के अंतर्गत बहुत सारे सामंत होते थे जो राजा के शासन कार्यों में सहभागी होते थे, राजा के शासन कार्यों के संचालन में सहयोग देते थे। लेकिन समय के साथ क्या हो देखा गया कि यदि राजा कमजोर हो जाता था या राजा का कोई उत्तराधिकारी कमजोर पड़ जाता था तो ये जो सामंत होते थे, ये सामंत स्वयं को सम्राट, स्वयं को शहंशाह घोषित कर दिया करते थे। इसमें न केवल सामंत, कभी कभी वजीर भी शामिल होते थे, सेनापति भी शामिल होते थे। तो यह एक ट्रेंड देखा जा रहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों में 2020 में पूछा गया है प्रश्न। तो इसमें क्या है, हमारे पास 4 विकल्प हैं, माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इसके विकल्प यानी कि इससे उत्तरों पर थोड़ा लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई तो उसने विकल्प बदल दिया। और इसमें जो एग्रोगोनोई होता है, इस शब्द को अगर आप पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज की पुस्तक है, एक मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई शब्द क्या है जो ये प्रयोग किया गया है, ये ऐसा अधिकारी होता था,
इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते थे, न केवल राजस्व प्रबंधन बल्कि सिंचाई से संबंधित होता, रोड निर्माण से संबंधित और भी विभिन्न प्रकार के कार्य इसके अंतर्गत आते थे। तो आप जान लीजिए, देखिए सामान्यतः देखा जाता है कि अगर किसी प्रकार का विवादित प्रश्न है तो अगर उसको हटा भी दिया जाता है तो अगर देखा गया आयोग के ऊपर निर्भर करता है कौन सा उत्तर मानेगा। तो यहाँ हमें सिर्फ इतना समझना है कि आप सही फैक्ट की जानकारी रखिए, बाकी चीजें आयोग पे छोड़ दीजिए। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप आदि को निर्देशित करता था, यानी कि वह निरीक्षण करता था, वह मुख्य अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यहाँ शैल चित्रों का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रारंभिक मानव जो थे उनका निवास स्थान जो होता था गुफाएं वगैरह होती थी, गुफाओं में रहते थे, नदी घाटियों में रहते थे। तो वहां पे क्या होता था, जो सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि पत्थरों पर वो चित्र बनाए गए थे किसी गुफा में, वे भीमबेटका से प्राप्त होते हैं, जो आपके मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में पड़ता है। और इस जब जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्ववेत्ता, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, पुरातत्ववेत्ता का अर्थ ही होता है जो पुरातन सभ्यता या पुरानी संस्कृति या हमारे इतिहास में खोज वगैरह करते हैं, खुदाई वगैरह का कार्य किया करते हैं और उससे जो निष्कर्ष निकालते हैं वो हमारे सामने लाते हैं, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 4 विद्वान यहाँ सामने हैं, माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. संकालिया, वी.एस. वाकंकर और वी.एन. मिश्रा। तो इस प्रश्न के संदर्भ में हमारा सही विकल्प होगा सी, वी.एस. वाकंकर। वी.एस. वाकंकर ने भीमबेटका के शैल चित्रों को पहली बार देखा और उसको हम सबके सामने पहुंचाया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो मतलब है कि हमारे पास पत्थरों के अलावा भी कुछ साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन हम उनके बारे में विशेष कोई जानकारी हमें लिखित प्राप्त नहीं हुई है या पढ़े नहीं जा सके हैं वे। इसकी खोज वर्ष 1957 1957 में डॉक्टर वी.एस. वाकंकर के द्वारा की गई थी। और यह जो भीमबेटका साइट है, भीमबेटका स्थल है, 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल कर लिया गया है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आप यहाँ पे मिलान करने का है। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस में देखा क्या जा रहा है कि जैसे आपको अब अभी हाल फिलहाल में, पहले क्या होता था, ऑनलाइनर प्रश्न पूछे जाते थे, आप प्रश्न देखिए, आपने तुरंत टिक मार दिया कि हाँ इसका उत्तर यही हो सकता है। लेकिन अभी क्या बदलाव देखा जा रहा है कि आपको मिलान करने वाले प्रश्न ज्यादा मिल जाते हैं, कभी कभी 8 से 10 प्रश्न मिल जाते हैं 150 में से। और कभी कभी क्या हो रहा है, अभी भी देखा जा रहा है, कभी कभी जो कथन कारण के प्रश्न होते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। अब कथन कारण के प्रश्नों में भी लोग फंस जाते हैं और इस तरह के प्रश्नों में भी सामान्यतः फंस जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपको सामान्यतः 2 विकल्प पता है, ठीक है, लेकिन अब पहले क्या होता था, 2 विकल्प पता है, बाकी आप मिलान कर सकते हैं, मिल जाते थे। लेकिन अब इसमें भी जटिलता लाई जा रही है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे आ रहे हैं। बालू, यह यहाँ पे हड़प्पा स्थल है सूची 1 में, और सूची 2 में आधुनिक राज्य या क्षेत्र है। तो हमें देखना है कि आज के आधुनिक राज्य या क्षेत्र में कौन से हड़प्पा स्थल पड़ रहे हैं। तो बालू एक क्षेत्र है, यह सही विकल्प है, हरियाणा में ही पड़ेगा। उसके बाद आपका मांडा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पीपीटी की वजह से गलती हो गई है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ रहेगा। तो मांडा कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। और आपका पाडरी जो पड़ेगा, पाडरी ये गुजरात में पड़ेगा। और जो आपका हुलास पड़ेगा स्थल, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह उत्तर भी आपको मिल गया। अगला प्रश्न है हमारा, कथन कारण का आपको मैंने बता दिया, मिल गया कथन कारण का प्रश्न आ गया आपके सामने। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन और एक दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें ये कथन होगा, इसमें बताया चीजें बताई गई होंगी और दूसरे में कारण बताया होगा कि ऐसी चीजें क्यों हैं। तो हमें ये पता करना होगा, ये यहाँ जांच करना है कि सही है कि नहीं है, कि जो कथन दिया गया है क्या कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, कथन सही है या नहीं, कारण सही है या नहीं। तो इस पे हम यहाँ पे उत्तर देखने वाले हैं। कह रहा है कि प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, मतलब वो दिखाई देते हैं। अगर अमूर्त शब्द इस्तेमाल हुआ मतलब दिखाई नहीं देते। अब दूसरा है कारण का, कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे
आधुनिक शैली, परंपरागत शैली आदि के तत्व समाहित हैं। अब हमें देखना है कि कथन सही है, कारण सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। हमारे पास विकल्प है। ये कह रहा है विकल्प, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प हमारे पास, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है हमारे पास, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। कारण सही है। ठीक है, तो ये है। अब हमारा यहाँ पे विकल्प ए सही है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप से आज भी विद्यमान हैं। तो हमारा विकल्प ये सही था। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में ये सभ्यताएं दी गई हैं उस समय की, और उनकी कुछ खासियत दी गई सूची 2 में, यानी कि कुछ विशेषताएं इसमें सूची 2 में दी गई हैं। हमें इससे मिलान करवाना है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या विशेषता थी? हम सामान्य रूप से, जैसे देखिए, अगर हम डिटेल में जब वीडियो लाना शुरू करेंगे आपके लिए, प्राचीन इतिहास हम पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वहां पर आपको एक एक फैक्ट से रूबरू कराएंगे, एक एक ऐसी जानकारी देंगे आपको कि वहां से बाहर प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। और प्राचीन इतिहास के जो प्रश्न होते हैं उनकी लगभग आप देखिए तो एक निश्चित इस समय कहा जाए तो क्षेत्र है, वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं सामान्यतया। मैं उसको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, लिमिटेड चैप्टर है और बहुत ही लिमिटेड सामग्री है। उसको अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो उससे बाहर प्रश्न प्राचीन इतिहास के नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो कथन कारण से बना दें चाहे जैसे बना दें। सूची 1 की सिंधु घाट सभ्यता की अगर हम बात करें तो क्या है, कैसी थी? नगरीय थी प्रकृति से। वहां पर देखेंगे आप तो पूरी तरह से सड़कें, पक्की सड़कें, आधुनिक व्यवस्था, स्नानागार वगैरह, अन्नागार वगैरह, सारी चीजें, मकानों की संरचना। तो इससे क्या है, कोई नगरीय व्यवस्था थी। सर्वाधिक प्राचीन नगरीय व्यवस्था मिलती है कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। उत्तर वैदिक समाज, अब उत्तर वैदिक समाज हमारा कैसा था उस समय? तो उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक था। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज की प्रकृति क्या थी? लोग कृषक थे, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय आता है। उसके बाद आता है आपका ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज क्या था? वहां चारागाह प्रमुख होते थे। ऋग्वैदिक समाज में चारागाह प्रमुख क्यों होते थे? देखिए, होता क्या था कि जैसे ऋग्वैदिक काल में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखने को मिलेगा कि गायें सबसे बड़ी संपत्ति होती थी। गायें सबसे बड़ी संपत्ति होती, पशुधन सबसे बड़ा संपत्ति माना जाता था। और जब आप गायें ढेर सारी रखे हैं तो उनके लिए चारा भी चाहिए, तो चारागाह प्रधान हो जाता था। लोगों के चारागाह के लिए युद्ध होते थे, गायों के लिए युद्ध किए जाते थे। तो इसलिए उस समय से के लिए सर्वाधिक सटीक यहाँ पे चारागाह होगा। ठीक है, अब हमारा एक बच रहा है मध्यकाल। तो मध्यकाल की विशेषता क्या थी? जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था मध्यकाल की सबसे बड़ी खासियत में से एक थी। तो यहाँ पे हम सुमेलित कर चुके हैं। चलिए, सुमेलित करने वाले प्रश्नों की संख्या इसमें ज्यादा ही है फिलहाल, फिर मुलाकात हो गई है। आइए देखते हैं। यहाँ पे तीर्थंकर हैं और यहाँ पे उनके निर्वाण स्थल हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं कि जैसे हर संप्रदाय में, हर पंथ में क्या होता है कि संत पाए जाते हैं, संत पाए जाते हैं। तो उसी तरह से जो जैन धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म, उनमें से तीर्थंकर पाए जाते हैं, जो एक महान व्यक्ति होता है उस समय का, उस युग का, जो उस संप्रदाय को, उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है, उसकी विरासत को आगे बढ़ाता है, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और जहां पे उनकी मृत्यु होती है, जहां पे वो समाधि लेते हैं या उनके जीवन का अंत होता है, उसको निर्वाण स्थल कह दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं और हमें उनके निर्वाण स्थल से मिलान करवाना है। तो हमारा पहला है ऋषभनाथ, तो इनका अष्टापद पे हुआ था, सही है। वासुपूज्य जी हैं सम्मेद शिखर, तो इसमें देखिए सही नहीं है, वे बताना है, ध्यान रखिएगा। तो ये विकल्प जो हमारा बी है यही गलत है, बाकी सही सुमेलित हैं। नेमिनाथ जी उज्जैन पे हुआ था, इनका महानिर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था। महावीर का पावापुरी में। लेकिन वासुपूज्य जी सम्मेद शिखर पे नहीं, बल्कि इनका जो है वासुपूज्य का जो है इनका चंपापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और इनको चंपापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था और चंपापुरी में ही इनका जन्म भी हुआ था।
तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, निर्वाण और जन्म इनका एक ही स्थान पे हुआ। अगला प्रश्न है हमारा कथन कारण का, फिर से आ गया। अच्छा देखिए, कथन कारण का मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। कथन कारण के प्रश्नों की तरफ इस समय यूपी पीसीएस बढ़ रहा है। उसके अलावा यूपी पीसीएस में अगर आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में, तो वहां पर अब क्या हो रहा है कि फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। वहां पे देखा जा रहा है कि आपने किसी एक खास पुस्तक को रट लिया है या किसी खास पुस्तक को ही आप फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए दो चार ऐसे प्रश्न भेंट होंगे, दो चार प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होने वाले हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि जब आप पुस्तक पढ़ रहे हो या फिर हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से संदर्भ को समझिए, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझिए। जो चीजें कभी कभी क्या होता है, किसी युग की विशेषताओं को उठा के प्रश्न बना दिया जा रहा है। ठीक है, अभी पीछे वाले प्रश्न आपने देखा, लगभग 6 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न था। उसमें क्या होता है, किसी युग की विशेषताओं को उठा के प्रश्न बना दे रहा है या किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट उठा के प्रश्न बना दिया जा रहा है, तो वे आपके लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं या चुनौती बन सकता है वह प्रश्न। इसलिए पढ़ने की जो आपका तरीका है, उसको ऐसा करिए, समग्र अध्ययन पे लाइए। तो चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य है, कौन सा सत्य है? तो दो विकल्प यहाँ पे हमारे पास, दो तथ्य हैं, कथन है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अब अगर आपने सातवाहन काल को, अगर आपने मौर्योत्तर काल को अच्छे से अध्ययन किया है, आपने सातवाहनों के कला, संस्कृति, समाज, शासन, प्रशासन सबके बारे में अच्छे से अध्ययन किया है, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, तभी आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न नंबर देने वाले बन सकते हैं। तो इसलिए आप न केवल फैक्ट बेस्ड, बल्कि हमारी जो भी वीडियो आएगी जिसमें डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें ध्यान से उसको पढ़िए, और इस तरह के प्रश्नों से भेंट होगी तो आप घबराएंगे नहीं। तो चलिए उत्तर पे आते हैं। क्या है? प्राकृत भाषा के पोषक थे। बात सत्य है, ये कथन भी सत्य है। वे प्राकृत भाषा के पोषक थे और विद्वानों को संरक्षण प्रदान करते थे, और वह विद्या प्रेमी होते थे, कला प्रेमी थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। ये बात सही है। देखिए, जैसे आप दक्षिण भारत के साहित्य का जब अध्ययन कर, दक्षिण भारत के इतिहास का जब अध्ययन करेंगे, तो एक चीज आप पाएंगे वहां पे क्या किया जाता था कि जैसे लोकल गवर्नेंस को या फिर लोकल गवर्नमेंट को या फिर जो वहां की स्थानीय तिथि, त्योहार, परंपराएं, उन सबको ज्यादा सम्मान किया जाता था, उन सबको ज्यादा सम्मान दिया जाता था, और राजा का उनको संरक्षण प्राप्त होता था। आज भी आप जाके देखिए, अगर दक्षिण भारत की आज भी संस्कृति काफी वहां की संपन्न है और आज भी कहीं न कहीं संरक्षित है। बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे, क्या करते, मंदिरों को बहुत बड़ी मात्रा में दान चंदा दिया करते थे, जिससे कि वहां बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े धर्मशालाएं बनी हुई हैं। आज के समय की स्थिति भी देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है प्राचीन काल से। यहां पर हमारे दोनों विकल्प सही हैं। इसलिए जब कूट के द्वारा हम प्रश्न उत्तर का चयन कर रहे हैं, तो देखेंगे कि इसमें जो विकल्प बी है, जो ये कह रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो यहां पर वे प्राकृत भाषा के संरक्षक भी थे और कला लोक पक्ष को भी वो प्रोत्साहित करते थे। अगला व्याख्या यह है उसकी, सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। देखिए, प्राकृत शब्द मिल रहा है, जब हम आपको जैन बौद्ध पढ़ाएंगे या फिर अगर हमने आपको भाषा जैसे भाषा विषय पे किसी प्रकार की वीडियो लाई, तो हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे प्राकृत भाषा आई, प्राकृत का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद हिंदी तक उसका सफर कैसे पहुंचा, यानी हिंदी आज कैसे बनी, इन सब के बारे में उसमें बताया जाएगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा और वीडियो भी हमारी इतिहास की है। सातवाहन शासक हाल को कभी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ राजा ऐसे हुए हैं, वो इतने विद्वान होते थे कि उनकी शिक्षा में भी रुचि होती थी, यानी कि शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत होते थे। तो ऐसे हमारे इतिहास में ऐसे राजाओं की कमी नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय शासक होते थे, उनको इतिहास में बहुत कम जगह दी गई है, वो अलग विषय है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी। प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस का मुक्त काव्य गाथा सप्तशती। देखिए, इसको कभी कहीं आप गाहा सप्तशती भी मिलेगा, गाहा सप्तशती भी मिलेगा, तो आप घबराइएगा मत। तो ये अंतर हो जाए, तो कभी कभी इस तरह भी सप्ती लिखा मिल सकता है, तो कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्रंथ इन्होंने लिखा था। शासक होने के बावजूद शास्त्र पर भी इनका उतना ही कमांड था, उतना ही ये किए थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रधानता दी गई। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी आधुनिक भारत के किस राज्य में है? देखिए,
मैं पहले ही बता चुका हूं कि मान लीजिए कि 5 से 10 प्रश्न अगर आ रहे हैं प्राचीन इतिहास से, तो इसमें से आपको केवल 1 या 2 प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं जो केवल फैक्ट बेस होंगे, ठीक है, केवल वो फैक्ट्स पे डिपेंड होंगे। लेकिन बाकी अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तो आपको समग्र अध्ययन ही बेहतर होगा करना। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी आधुनिक भारत के किस राज्य में स्थित है? कहां पे? हमारे पास 4 विकल्प हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। विकल्प हमारा डी सही है, उत्तर प्रदेश में यह स्थल हाल फिलहाल में चर्चा में है। अब देखिए, ये करंट का भी हो सकता है, इसलिए कि हाल फिलहाल में ये है, करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसलिए इतिहास, करंट का केवल ये मतलब नहीं कि देश विदेश तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं, इतिहास से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदाई वगैरह का कार्य हमेशा चल रहा है, पुरातत्वविद जो होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो कुछ नए नए जो है डेवलपमेंट होते रहते हैं, कुछ नई जानकारी आती रहती है। जून 2000 की बात है, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर एक जिला है और वहां पे एक गांव है मांडी, वो चर्चा में आया, बगरा ब्लॉक में स्थित है, बगरा ब्लॉक है। तो देखिए, प्रश्न में आपके कुछ भी डाल सकता है, वो पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है, वह गांव भी का नाम भी पूछ सकता है, उसके अलावा ब्लॉक भी पूछ सकता है विकल्प में। तो जटिल बनाने के लिए इस स्तर पे जा सकता है, ब्लॉक के स्तर पे। तो प्रश्न आपके लिए थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन अगर आप हमारे विद्यार्थी हैं तो निस्संदेह आपको डरने की बात नहीं है। मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इन अवशेषों को हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है, यानी कि सहिष्णुता के बारे में कहता है, उदारता के बारे में कहता है, हर धर्म का सम्मान करने की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है? तो कौन सा करता है? हमारे पास विकल्प हैं 4 यहाँ पे, 12वां द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। हमारा विकल्प ए सही है, 12वां शिलालेख इसके बारे में चर्चा करता है। तो यहां पे क्या है कि हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए, ऐसा अशोक का 12वां शिलालेख कह रहा है। अब इसमें क्या है कि जैसे 13वें शिलालेख की अगर बात करेंगे तो इस समय इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया 13वें शिलालेख में, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, उसके बाद इन्होंने सारा फोकस अपना धर्म पे डाल दिया था। लेकिन इन्होंने 12वें में ही अपने कहा था कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी के साथ बराबरी का भाव रखना चाहिए और कहीं न कहीं सहिष्णुता को प्राथमिकता दी थी। द्वितीय शिलालेख में दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों, जो दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य थे, चोल थे, पांड्य थे, केरल पुत्र वगैरह थे, इन सारे राज्यों में अपने दूत को भेजा इन्होंने धम्म के प्रचार के लिए। ठीक है, 11वें शिलालेख में बताया गया है, धम्म की व्याख्या बताई गई है कि धम्म क्या है, धम्म क्यों अपनाना चाहिए लोगों को, इन सब के बारे में इसकी चर्चा मिलती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ चुका है किसी भी परीक्षा में। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, हड़प्पा एवं कोटदीजी से, कालीबंगा और रोपड़ से, धौलावीरा और भगतराव से और मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। हमारा विकल्प डी यहाँ पे सही आ रहा है। मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें मुहरों पे और सिक्कों पर इस तरह की आकृति देखने को मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पे नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मुहर प्राप्त हुई है। ये 2 विकल्प एक साथ हैं आपके लिए। हम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला लाने वाले हैं केवल प्राचीन इतिहास से, ठीक है, यानी कि 1000 से अधिक प्रश्न केवल प्राचीन इतिहास से होंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि प्राचीन इतिहास की किसी पुस्तक को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके अलावा आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और केवल ना प्राचीन इतिहास बल्कि हम आपके लिए मध्यकालीन और आधुनिक भारत के लिए भी ले आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर एक तरफ दार्शनिक है सूची 1 में, यहां पे दार्शनिक है और एक तरफ दर्शन है, उनसे संबंधित हमें मिलान करवाना है। इसका थोड़ा सा हम अगर बैकग्राउंड समझना चाहें, पृष्ठभूमि, तो वहां देखते हैं कि भक्ति का जब उदय होता है 8वीं से लगभग 11वीं शताब्दी के बीच भक्ति का उदय होता है। अब जब भक्ति का उदय होता है तो एक रामानंद संत रहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो क्या हुआ कि भक्ति दक्षिण में उपजी, दक्षिण भारत में, और रामानंद को उसके विस्तार का श्रेय दिया जाता है। तो अब होता क्या है कि इसके दौरान तमाम प्रकार के संत आते हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए एड़ी चोटी एक का पसीना एक कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं संतों का नाम दिया गया है और उन संतों ने संप्रदाय चलाए कुछ, और उन संप्रदाय का नाम यहाँ दिया गया है, यानी कि अपने विचारों को रखा, अपना एक स्कूल बनाया,
ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। रामानुज के बारे में कहा जाए तो इनका था विशिष्टाद्वैतवाद। इनके जो थॉट्स थे, जो इनकी अपनी फिलॉसफी थी, उसको विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता था। ठीक है, अब अगर हम मध्वाचार्य की बात करते हैं, कहीं कहीं माधवाचार्य भी मिलेगा तो परेशान नहीं होना, ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इनकी जो फिलॉसफी थी उसको द्वैतवाद कहा जाता था। अगले हैं निम्बार्क, तो निम्बार्काचार्य भी मिलता है इनका नाम, तो इनके लिए द्वैतवाद कहा जाता है। थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ी हो गई है, शुद्धता है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप लोग उसको समझ लीजिए, मैं लिख भी देता हूं इसको, द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है, और उसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य जी, तो शुद्धाद्वैतवाद इनके दर्शन का नाम था, इनकी फिलॉसफी थी। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में ये तय होता है कि भक्ति आंदोलन जो होता है, जो हमारा भक्ति मूवमेंट था, उससे एक प्रश्न तो तय होता है आना। चाहे इनमें से किसी स्कूल से पूछ लिया जाए, चाहे षड दर्शन हमारे जो उनसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, चाहे फिर जो संत होते हैं उनके जन्म स्थान के बारे में या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में कोई न कोई एक प्रश्न बनना तय होता है। तो इससे भी आपसे संबंधित जो भी डिटेल इससे हम लाएंगे अगली वीडियो में, तो हम आपको देंगे। देखिए यहाँ पे वही चीज है, एक्सप्लेनेशन है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आप लोग एक नोट्स लेके बैठिए और इस व्याख्या को लिखिए, पीडीएफ भी मिल सकती है हमारे तरफ से। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है सही, वो यहाँ पे देखना है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता चुका हूं इसके बारे में कि अभी क्या हो रहा है, मिलान वाले और कथन कारण वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए चूंकि ये 2019 से लेकर 2022 तक का ये यहाँ पे सारे प्रश्नों को हम लाए हैं आपके लिए, 2019 से लेकर 2022 तक। तो वहां जिस तरह से ये प्रश्न पूछे गए, मैं हूबहू उनको उठा लाया हूं। ठीक है, तो ये देखिए, आप लोग ट्रेंड समझिए, किस तरह से प्रकृति बदल रही है और किस तरह से आपको अपने अध्ययन करने का तरीका बदलना होगा, तब जाके आप इस प्रकार से प्रश्नों से फाइट कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सर्ववर्मन का उल्लेख किसमें किया गया है यहाँ पे? देखिए, सही जो नहीं है हमें वही चुनना है यहाँ पे। तो जहां तक देखिए पीपीटी फिर थोड़ा सा यहाँ पे अभिलेख यहाँ होगा, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। तो सर्ववर्मन सामने लिखा है गया ताम्रपत्र, ईश्वरवर्मन लिखा है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्त दो दैव वर्णार्क अभिलेख। यहां पर जो सही नहीं है वो हमारा विकल्प ये है, गया ताम्रपत्र में सर्ववर्मन का उल्लेख नहीं हुआ है। इनका यहां तो यहां पर विकल्प हमारा एक गलत है, सर्ववर्मन का गया ताम्रपत्र में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला है, निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर से आपके पास दो कथन हैं और यहाँ नीचे कूट दिया गया है और देखना है कि कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं। देखिए, कथन और कारण दो तरह के मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ केवल कथन है और कहीं कहीं प्रश्न आपको कारण के साथ दिया गया होता है, तो यहाँ केवल कथन है। तो देखते हैं, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जाइद और अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। दूसरा हमारा कथन है, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा दोनों विकल्प यहाँ पे सही है। तो विकल्प यहाँ पे 3 है, इसको आप सी कह सकते हैं। विकल्प 3 जो है सही है यहाँ पे हमारा, यानी कि दोनों जो कथन दिए गए हैं वे सत्य हैं। अल मसूदी की पुस्तक मुरज अल जहाब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अल मसूदी की एक पुस्तक है, उसमें भी उस तरह का जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ और दे देना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ह्वेनसांग की बात हुई है, हर्ष के समय आए थे और ये चीनी यात्री थे। तांग शासन के समय ये यहाँ पे भारत है, तो उस समय चाइना में तांग शासन हुआ करता था, तांग सम्राट उस समय हुआ करते थे, उसके वंश के। इन्होंने यहाँ की यात्रा वृत्तांत को CU की एक पुस्तक है इनकी, CU की, इस पुस्तक में भारत की यात्रा वृत्तांत का विस्तृत वर्णन किया है। अल मसूदी की बुक आपको बता दिया। तो इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं कि कभी कभी आपको जब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली रहती है, अगर प्रश्नों की प्रकृति बदल दी गई, प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया गया, तो भी आपके लिए काफी आसान होने वाले हैं और ये आपको नंबर दिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आखिरी प्रश्न था और इसी के साथ हम इस वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, उनका भी भला हो। इसी के साथ धन्यवाद।